नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये दृष्टि आईएएस का डिस्कशन चल रहा था प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज का, जिसमें हमारी बात हो रही थी इतिहास के बारे में। इतिहास में भी हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास के बारे में, और भारत के इतिहास में भी हम बात कर रहे थे प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में अपनी बातें, या फिर प्राचीन भारत के इतिहास की हम लोग बात कर रहे थे, जिसमें से ऑलरेडी हमारा एक चैप्टर इस सीरीज का कंप्लीट हो चुका है। और आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, या फिर सिंधु घाटी सभ्यता अथवा इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में प्रश्नोत्तर के माध्यम से। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कुछ थोड़े बहुत जो चेंजेस किए गए हैं इस दौरान। देखिए, होगा क्या कि जो इतिहास है यह कितने भागों में है बताइए? 4 ना। जैसे कि प्राचीन भारत का इतिहास हो गया, मध्यकालीन भारत का इतिहास हो गया, आधुनिक भारत का इतिहास हो गया, और चौथा पार्ट है कला और संस्कृत का। कला और संस्कृत भी इतिहास में ही आता है, ठीक है। तो कला और संस्कृत वाला भाग हो गया। तो इन चारों पार्ट को हम लोग एक साथ अब डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सारे के सारे प्रश्न जो है आप देखिए और प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, कहीं से भी छोड़ेंगे। देखिए, यह घटना चक्र की सीरीज नहीं चल रही है कि प्रश्न जो है वह रिपीट हो रहे हैं बार बार, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रश्न जो है वह रिपीट नहीं हो रहे हैं इस वजह से, और बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके भी दिया गया है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान बनाए रखिएगा, इधर उधर मत भटकाइएगा अपना ध्यान, और इत्मीनान से रिलैक्स होकर के देखिए पूरा का पूरा लेक्चर। तो चलिए फ़िलहाल शुरू करते हैं। चीज़ों को आप अच्छे से समझते ही हैं कि लेक्चर इम्पॉर्टेंट है कि नहीं इम्पॉर्टेंट है, या प्रश्न आप देखेंगे तो आप स्वयं समझेंगे प्रश्नों को। तो शुरुआत करते हैं। बुक आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। बुक आपके पास इसलिए होनी चाहिए कि आप एक बार लेक्चर से देखेंगे, उसके बाद आप बुक सॉल्व करेंगे, एक बार लेक्चर फिर बुक, और उसके बाद फिर से लेक्चर देखेंगे। तो फिर कभी भी आप सिंधु घाटी सभ्यता से आने वाले किसी भी प्रश्न को लेकर के जरा सा भी संशय की स्थिति में बिल्कुल नहीं पाएंगे अपने आप को। यानी कि आप उन प्रश्नों को बहुत ही स्मार्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रकार के यहाँ पे प्रश्न दिए गए हैं। तो चलिए, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको करना है, ठीक है। और साथ ही साथ अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में डालते रहिए। और हाँ, अब आपको लगातार लेक्चर्स मिलेंगे। चलिए, थोड़ा बहुत समस्या चल रही थी। असल में बगल में क्या था, पड़ोस में काम चल रहा था टाइल्स का, पिछले 2 महीने से, लगभग 2 महीना हो गया होगा। और टाइल्स के काम में आप जानते हैं जब मशीनें लगती हैं तो कितना शोर होता है। इस वजह से समस्या हो जा रही थी, समझ में ही नहीं आ रहा था क्या किया जाए, और वो 24 घंटे काम चल रहा था। अभी फ़िलहाल लगभग कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है। तो 1-2 दिन हो सकता है और इधर उधर गैप चले, लेकिन चीज़ों को अच्छे से और लगातार कवर करवाने का प्रयास किया जाएगा। और अब आपके और हमारे दोनों के पास समय भी बिल्कुल नहीं बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति के ह्रास के लिए विभिन्न कारण सुझाए गए हैं। नीचे दिए कारणों पर विचार कीजिए और उनमें से क्षीणतम कारणों को इंगित कीजिए। ए, लगातार प्राकृतिक रूप से बाढ़ आने की घटनाएं होती रहीं। बी, मृदा में लवणता की वृद्धि से उर्वरता घटती गई। सी, भूकंप के कारण सिंधु के मार्ग में परिवर्तन हुआ जिससे आप्लावन हुआ। ये आप्लावन यानी कि बाढ़, ठीक है। डी, आर्यों ने आक्रमण कर हड़प्पा संस्कृति को नष्ट कर दिया। आपको बताना है क्षीणतम मतलब सबसे कम कौन सा कारण उत्तरदायी था सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति के विनाश अथवा ह्रास के लिए। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। यह सबसे न्यूनतम कारण अथवा क्षीणतम कारण है आर्यों का आक्रमण सिंधु संस्कृति को नष्ट करने के लिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम लोग। देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन को लेकर के, या उसके ह्रास को लेकर के, या उसके नष्ट होने को लेकर के कई कारण, कई विद्वानों ने कई कारण बताए हैं। जैसे एक विद्वान है जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके। इनके अनुसार लगातार बाढ़ जो है इस सभ्यता का पतन का कारण बना। वहीं जो आधुनिक विद्वानों का मत है वे उनका ऐसा मानना है कि विवर्तनिक विक्षोभ अथवा भूकंप के कारण सिंधु नदी का पूर्वी बांध ध्वस्त हो गया जिससे सिंधु के बहाव में रुकावट आ गई। इस कारण लोग उस स्थान को छोड़ करके चले गए। एक अन्य कारण जलवायु परिवर्तन और जल प्लावन के कारण उर्वरता लगातार घटती चली गई जिससे सभ्यता का क्रमिक पतन हुआ।
ठीक है। यह ऐसा इसलिए माना जाता था कि नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता ना, तो लोगों को रहने के लिए लोगों के रहने और उनके जीवन यापन के लिए पेड़ पौधों का काफ़ी ज़्यादा कटाव किया गया, पेड़ पौधों को काफ़ी ज़्यादा काटा गया। इस वजह से जंगल नष्ट होते गए और इस कारण जलवायु परिवर्तन उत्तरदायी बना सिंधु घाटी सभ्यता को नष्ट करने के लिए। अंत में जो आर्यों के आक्रमण की बात की जाती तो ऐसा कुछ ही विद्वानों का मानना है, ठीक है। कंकालों के अन्वेषण से या फिर कंकालों की जांच से पता चला कि यहाँ पर व्यापक जनसंहार हुआ था, यह तो सत्य था, ठीक है। लेकिन यह सिद्ध हो चुका है कि ये कंकाल किसी एक ही काल से संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए अधिकांश आधुनिक विद्वान सिंधु सभ्यता का पतन का कारण आर्यों के आक्रमण को नहीं मानते। क्यों? क्योंकि जो भी कंकाल प्राप्त हुए वे विभिन्न कालों के थे, ऐसा नहीं कि 2020 के ही थे, ठीक है। कुछ कंकाल 2021 के मिल गए, कुछ कंकाल 2022 के मिल गए, कुछ 2017 या 2018 के। जबकि अगर किसी सभ्यता को नष्ट करने के लिए व्यापक मात्रा में जनसंहार किया जाता है तो वह एक समय में और एक साथ होगा ना। जैसे कि अगर किसी देश को नष्ट करना है, मान लीजिए भारत को, पाकिस्तान को नष्ट करना है, तो भारत एक बार में ही हमला करेगा ना, टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ी ना हमला करेगा, अगर नष्ट करना होगा तो, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यह ध्यान रखिएगा कि जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मैके बाढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता का पतन का कारण मानते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि परिपक्व हड़प्पा शिल्प की प्रमुख विशेषता के रूप में मनका बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है। ए, हड़प्पा के मनके सोने, तांबे, शंखों, लाजवर्दों, हाथी दांतों तथा विभिन्न प्रकार के उपरत्नों से बने थे। बी, पुरातत्वज्ञों ने मनके बनाने वाली दुकानों को अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर पहचाना है। सी, चहुंदड़ों में औजार, भट्टी एवं तैयारी के विभिन्न चरणों में मनके पाए गए हैं। और डी, बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत एवं अपरिष्कृत दशाओं में प्राप्त हुए हैं। तो बताइए कौन सा एक सत्य नहीं है मनके बनाने के बारे में। मनके यानी जो मिट्टी के बर्तन, जो बर्तन बनाए जाते थे उनके बारे में। परिष्कृत, अर्ध परिष्कृत का मतलब है कि उनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, ठीक है। मनकों के अवशेष प्राप्त हुए, कुछ बने बनाए मिले, कुछ आधे बने मिले और कुछ बिल्कुल अधूरे मिले, मतलब कि उनमें काम की शुरुआत ही नहीं हुई थी, इस प्रकार के अवशेष मिले, ठीक है। तो अब बताइए आप कि कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, बनावली में संरचना में बहुत सारे मनके अपरिष्कृत, अर्ध परिष्कृत और अपरिष्कृत दशाओं में मिले, यह कथन बिल्कुल गलत है। क्योंकि बनावली से हमको जो है हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने मिले, तांबे के बाड़ागर मिले और आदि अवशेष प्राप्त हुए थे, न कि मनके बनाने की चीज़ें वहाँ से प्राप्त हुई थी, ठीक है। देखिए यहाँ पर लास्ट वाला, मनके का संबंध जो है हड़प्पा, चहुंदड़ों, कालीबंगा, लोथल आदि स्थलों से था। तो बनावली में जो हल्की आकृति वाला खिलौना था वह मिला, जौ मिला, तांबे के बाड़ाग्र आदि अवशेष प्राप्त हुए, न कि मनके से संबंधित कोई भी संरचना हमको बनावली में मिली थी, ठीक है। बाणाग्र का क्या होता है? जो बाण के आगे वाला हिस्सा होता है, तीर और धनुष जानते हैं ना, तो ये तीर वाला जो आगे का हिस्सा होता है इसे बोला जाता है बाण आग्र, बाण के आगे वाला भाग, ठीक है। तो ऐसे तांबे के हमको बाणाग्र बनावली से मिले थे। विशेष रूप से याद रखिएगा हल्की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने और जब हमको बनावली से प्राप्त हुए थे। चलिए कुछ और देख लेते हैं। देखिए हड़प्पा सभ्यता में जो है कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सेलखड़ी और पत्थर तथा तांबा, कांसे, सोने आदि धातुओं और साथ ही साथ शंख, फायांस और पकी मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने के लिए होता था। फिर से इन चीज़ों का नाम मैं एक बार पढ़ रहा हूँ। कुछ धातुएं हैं, कुछ अधातुएं हैं, ठीक है। नाम आपको याद रखना है। लोहा नहीं है, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखिए, कहीं भी लोहे का जिक्र नहीं किया गया है, ना यहाँ पर ना मेरे द्वारा, ठीक। हड़प्पा सभ्यता में कार्निलियन, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्टज, सेलखड़ी, पत्थर, तांबा, कांसा, सोना, शंख, फायांस, पकी मिट्टी, इन सभी का प्रयोग जो है वह
बर्तन अथवा मनके बनाने के लिए होता था। ठीक है, पुरातत्वज्ञों द्वारा जो है अपरिष्कृत वस्तुओं के जमाव के आधार पर उन स्थानों की पहचान की गई जहां पर मनके बनाए जाते थे। जैसे कि आज आप कहीं देख लीजिए, कहीं पर केमिकल फैक्ट्री है, ठीक है, केमिकल फैक्ट्री कहीं पर है, तो अगर वह बंद हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ न कुछ केमिकल या फिर उनके बनाने वाली केमिकल को बनाने वाले क्या कहते हैं उनको, कारखानों के कुछ न कुछ अवशेष जरूर वहाँ पर आपको देखने को मिले। कारखानों इन द सेंस कि मशीनों के कुछ न कुछ अवशेष आपको देखने को मिलते हैं। इस कारण और इन आधारों पर आप जान जाते हैं कि हाँ भैया, पूर्व में या फिर क्या कहते हैं उसे, भूतकाल में कभी न कभी यहाँ पर केमिकल जरूर बनाया जाता होगा। तो इसी आधार पर वहाँ पर कुछ न कुछ अपरिष्कृत वस्तुएं मिली जिनका निर्माण जिनसे मनके बनाए नहीं गए थे बल्कि बनाए जाने थे। जैसे कि आप आज आग जलाते हैं तो वहाँ सुबह आपको राख के अवशेष बचे रहते हैं ना, ठंड है भाई, कहीं न कहीं अलाव जला करके बैठते होंगे तो सुबह आप देखते होंगे वहाँ राख के ढेर पड़े रहते होंगे। चलिए मान लीजिए आपने राख के ढेर को हटा भी दिया, तो नीचे की जो फर्श या नीचे की जो ज़मीन अथवा जिस धातु या जिस जगह पर आप उस आग को जलाते हैं उसका फर्श जो है वह काला पड़ जाता है। ठीक है, और आप तो मान लीजिए अलाव से बैठे थे, रात भर जो है आग से जो है अलाव का आनंद लिया, लेकिन अन्य कोई व्यक्ति भी अगर आता है तो वह भली भांति या फिर बहुत अच्छे से यह बता सकता है कि रात में इस जगह पर या फिर इस बर्तन में जो है आग जलाई गई थी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते थे चहुंदड़ों से क्या क्या प्राप्त हुआ। तो देखिए, चहुंदड़ों के उत्खनन से हमको पता चला कि यह जो है औद्योगिक केंद्र था जहाँ मणिकारी, मुहर बनाने, भार माप के बटकरे बनाने आदि का काम होता था। अर्नेस्ट मैके ने तो यहाँ से मनका बनाने का एक कारखाना और भट्टी की भी खोज की थी। ठीक है, कहाँ से? चहुंदड़ों से। किसने खोज की थी? अर्नेस्ट मैके ने। किस चीज़ की? मनका बनाने के कारखाने को, और साथ ही साथ भट्टी की भी खोज की गई थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है, आंसर तो आपने देख ही लिया होगा। यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा स्थल कोटदीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? आपको मैपिंग करवाई गई थी क्विक बुक वाले सीरीज में, थोड़ा सा रिकॉल करिए और बताइए। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, या फिर डी कालीबंगा। मैपिंग इन द सेंस कि हड़प्पा सभ्यता के सभी स्थलों के बारे में आपको जो है क्विक बुक वाली सीरीज में मैप के माध्यम से बताया गया था, इसीलिए कहता हूँ कहीं कुछ छोड़िए मत। चलिए बताइए, आंसर तो आपने देखा ही है, सही आंसर है इसका मोहनजोदड़ो। कहाँ पे था कोटदीजी मोहनजोदड़ो से? तो मोहनजोदड़ो से जो है कोटदीजी दक्षिण पूर्व में था मेरे ख्याल से। आइए देख लेते हैं, ख्याल रखने का विकल्प हटाते हैं। देखिए, हड़प्पा स्थल कोटदीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है, जो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे कोटदीजी के? फजल अहमद खां थे। ठीक है, और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था। मोहनजोदड़ो की लोकेशन यहाँ पर थी। ठीक है, और यहाँ पर था कोटदीजी। ठीक है, मैप एक बार आप लोग ना देखे हो तो जा करके देख लीजिएगा। देखिए, हड़प्पा जो है वह रावी नदी के किनारे स्थित पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित था। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में सरगावाला गांव के समीप दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित है। और कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, चलिए नीचे सूचियाँ दी हुई हैं। आप लोग जानते हैं कि सूचियों को मैं मैच नहीं करवाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों से कहा जाता है मेरे द्वारा कि वीडियो को पॉज कर लीजिए और भैया सही आंसर को टिक कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा सूची आपके सामने और ये रहे सूचियों से संबंधित विकल्प। तो बताइए कौन सा हड़प्पा स्थल है और आधुनिक नाम उनके क्या क्या हैं? वीडियो पॉज करके अपना आंसर आप लोग टिक कर लीजिए सही से। चलिए, तो सही आंसर है, अब तक आपने वीडियो पॉज करके अपना आंसर टिक कर लिया होगा। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 3241। धौलावीरा वर्तमान में कादिरा टापू इस द्वीप पर स्थित है। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हरियाणा में ही है ना? नहीं, राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, भिरडाना हरियाणा में स्थित है। और भोगवो जो है इसको, यह सौराष्ट्र में स्थित है, भोगवो नदी जो है। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, धौलावीरा जो है वह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित कादिर द्वीप पर स्थित है। धौलावीरा में हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र खेल का स्टेडियम मिला था हमको। ठीक है, या फिर स्टेडियम था, एकमात्र स्टेडियम हड़प्पा सभ्यता का हमको धौलावीरा से प्राप्त हुआ था। ठीक,
और राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है और पुरातात्विक स्थल है। ठीक है, मई 2012 में ग्लोबल हेरिटेज फंड GHF इसके बारे में भी आपको बताया गया है, यह एक NGO है। ठीक है, तो इसके द्वारा मई 2012 में इसको 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था, क्या कहते हैं, राखीगढ़ी को, जो कि नष्ट होने वाले हैं। ठीक है, 10 ऐसे विरासत स्थलों की सूची में ग्लोबल हेरिटेज फंड द्वारा राखीगढ़ी को शामिल किया गया था, जो कि नष्ट होने वाले हैं। 2012 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट, भिड़ाना या फिर भिराना। ठीक है, यह हरियाणा के फतेहाबाद में स्थित प्राचीनतम हड़प्पाकालीन सभ्यताओं में से एक है और भोगो आपको बताया ही गया है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ए, यह उपमहाद्वीप के प्रारंभिक नगरों की साक्षी रही। बी, इसमें दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाने वाली लिपि के प्रथम उपयोग का संकेत है। सी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में लौह के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण है। और डी, इसमें मूर्ति बनाने की कला के एक माध्यम के रूप में पत्थर के सबसे आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण मिलता है। चलिए बताइए कौन सा आंसर सही नहीं है। बहुत आसान है। देखिए सिंपल, आप लोहे को ध्यान रखिए। लोहा हो गया एक हो गया घोड़ा, एक हो गया युद्ध। ठीक, यह सब हड़प्पा सभ्यता में बिल्कुल नहीं। हाँ, एक एक्सेप्शन था, घोड़े का अवशेष प्राप्त हुआ था हमको, कहाँ से, सुरकोटडा से। ठीक है, चलिए, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। लोहे का आरंभिक ज्ञात उपयोग का प्रमाण हमको अभी तक हड़प्पा सभ्यता से देखने को नहीं मिला है। ठीक है, लोहे के उपयोग का प्रमाण हमको भारतीय भूमि में मिला है, क्या कहते हैं उसको, अरे उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, वैदिक काल के बाद, वैदिक काल ध्यान आ रहा था, उत्तर वैदिक काल, उत्तर आर्य ध्यान आ रहा था मुझे। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के बाद हमको भारत में लोहे का प्रयोग देखने का प्रमाण मिलता है। लगभग अगर बात करें तो 1000 ईसा पूर्व हमको प्राप्त हुआ लोहे का अवशेष। ठीक है, चलिए तो चलते हैं, देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या क्या है। अच्छा, बाईं से दाईं ओर लिखी जाने वाली, या जैसे आप सामान्यतः लिखते हैं तो किस तरफ से लिखते हैं, या हमको कैसे पता चला जब हम लीप पढ़ ही नहीं पाए इसका कि बाईं से दाईं ओर कैसे लिखा जाता था। देखिए आज भी जब आप लिखते हैं तो आज आप इस दिशा में लिखते हैं ना, ऐसे इधर से लिखना शुरू करते हैं, ऐसे जाते हैं, इधर से लिखना शुरू करते हैं, ऐसे जाते हैं, यानी कि ये कौन सा हैंड है बताइए, ये है बायां, ये है दायां। आज हम कैसे लिखते हैं, दाएं से बाएं ओर, यानी कि लेफ्ट टू राइट। इन सबको हटा देता हूँ तब आप समझेंगे। आज वर्तमान में हम लोग लिखते हैं लेफ्ट टू राइट। ठीक है, लेकिन उस समय कैसे लिखा जाता था, उस समय लिखा जाता था राइट टू लेफ्ट। लेकिन हमको पता कैसे चला, हम तो लिपि पढ़ ही नहीं पाए। हमको पता इस तरीके से चला, जैसे आज हम लोग लिखते हैं तो कुछ जगह शुरू में छोड़ देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर इधर की जगह, यह वास्तव में तो मैं क्रॉप कर दूंगा, लेकिन कुछ हद तक आपको दिखेगा कि हम लोग इधर से कुछ जगहों को छोड़ करके तब आगे लिखना शुरू करते हैं और यहाँ पेज के लास्ट तक लिखते हैं। ठीक है, तो कोई भी देखेगा कहेगा कि लिखने की शुरुआत जो है वह इधर से ही हुई है, थोड़ा सा छोड़ा और अंत तक लिखते चले गए, अंत में जगह नहीं बची, फिर यहाँ से आकर के हमने यहाँ से शुरुआत की। इसी प्रकार से हमको उस सभ्यता यानी हड़प्पाकालीन लिपि में हमको देखने को मिला कि वे लोग जो है राइट टू लेफ्ट लिखते थे ना, राइट टू लेफ्ट लिखते थे, तो यहाँ से जगह थोड़ी सी छोड़ देते थे इस साइड और यहाँ से पूरा अंत तक लिखते थे। फिर उसके बाद दोबारा से यहाँ से शुरू होता था, कुछ जगह छोड़ने के बाद नीचे से फिर लिखना शुरू किए। इस तरीके से हमको पता चला कि वो लोग दाएं से बाएं ओर लिखते थे। ठीक है, इसको बोला जाता था बुस्ट्रोफेडन। क्या बोला जाता था इस पद्धति को, दाईं ओर से बाईं ओर लिखने को कहा जाता है बुस्ट्रोफेडन। और जो लीप थी उनकी वह चित्रात्मक अथवा पिक्टोग्राफिक लीप, उस लीप को कहा जाता है। ठीक है, चित्रों के माध्यम से मोर बना करके कुछ कहना चाहते थे। ठीक है, और सुराही बना दिया, घड़ा बना दिया, इससे कुछ कहना चाह रहे थे। ठीक, आदि चीज़ें थी, चित्रों के माध्यम से वे अपनी बातों को कहना चाहते थे। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन अब देख लेते हैं। सैंधव सभ्यता की जो कि प्रमुख देन क्या थी कि यह नगरीय जीवन के क्षेत्र सबसे पहले यहीं पर विकसित हुआ था, या यूं कहें कि पूर्णतः विकसित नगरीय जीवन का सूत्रपात जो हुआ वह हड़प्पा सभ्यता अथवा सैंधव घाटी सभ्यता से हुआ था।
लिपि के बारे में हमारी बात हो चुकी है। देखिए, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति उनकी मूर्तिकला का सर्वश्रेष्ठ नमूना था, जो कि हड़प्पा संस्कृति के कांस्य युग की है। ठीक है, इसमें पत्थर के माध्यम से मूर्ति बनाने की कला के आरंभिक उपयोगों का भी प्रमाण मिलता है, लेकिन लोहे का उपयोग हमको पता है। ठीक है, चलिए, वैसे कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई, जरा कमेंट करके अभी से बता दीजिए आप। चलिए, अगले प्रश्न पे देखते हैं। हड़प्पा संस्कृति के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा संस्कृति सिंध और पंजाब में परिपक्व हुई। दूसरा, वहाँ से यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली। तीसरा, वह क्षेत्र जहाँ यह फैली मिस्र तथा मेसोपोटामिया से बड़ा था। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। 3 के तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति जो थी वह सिंध और पंजाब के क्षेत्र में परिपक्व हो गई थी और वहीं से यानी कि सिंध से ही यह दक्षिण तथा पूर्व की ओर फैली हुई थी। आपने देखा, मैप में आपको दिखाया गया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह कुछ इस प्रकार की थी, कुछ त्रिकोणीय सभ्यता थी। ठीक है, जो कि जम्मू कश्मीर, उत्तर में जम्मू कश्मीर का मांडा क्षेत्र था, तो महाराष्ट्र में इसका दक्षिणी भाग था, महाराष्ट्र का दायमाबाद का क्षेत्र, क्या कहते हैं इसे, कौन सा भाग होगा, उत्तरी भाग हो गया ना। ये हो गया आपका पश्चिमी भाग जो इस सभ्यता का था वह कौन सा था, सुत कांगनेडोर था। और सबसे अंत में पूर्वी भाग जो इसका था इस सभ्यता का वह था आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, हड़प्पा संस्कृति का जो उदय हुआ वह अपनी ताम्रपाषाणी पृष्ठभूमि में क्या कहते हैं, ताम्रपाषाणी पृष्ठभूमि में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ भारत के पश्चिमोत्तर भाग में। 1921 में हड़प्पा स्थल की खोज के कारण, सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी ना, तो 1921 में जब राखलदास बनर्जी जी के द्वारा सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी, इस संस्कृति के सबसे पहले स्थल के रूप में हड़प्पा स्थल की खोज की गई थी। इसी वजह से इसको हड़प्पा संस्कृति का भी नाम दे दिया गया। और सिंधु के बहुत से स्थल जो है वह प्राक हड़प्पा संस्कृति के केंद्रीय क्षेत्र बने। परिणाम स्वरूप यह संस्कृति परिपक्व होकर सिंधु और पंजाब में शहरी सभ्यता के रूप में परिणत हुई। ठीक है, पंजाब और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी, पंजाब से और सिंध में मुख्यतः सिंधु घाटी से इसका विस्तार दक्षिण और पूर्व में हुआ। इस प्रकार जो हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के भाग ही नहीं बल्कि इसके अलावा गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग भी शामिल थे। राज्यों के नाम आप याद रखिएगा, पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भाग तक यह सभ्यता फैली हुई थी। देखिए, मिस्र और मेसोपोटामिया से भी यह सभ्यता बिल्कुल बड़ी थी और ईसा पूर्व 3री और 2री शताब्दी में किसी भी संस्कृति अथवा सभ्यता से हड़प्पा संस्कृति सबसे बड़ी थी, अथवा यूँ कह सकते हैं कि इससे बड़ा स्थल अथवा इससे बड़ी संस्कृति हमको 2री और 3री शताब्दी में भी कभी और कहीं नहीं मिली अब तक। नेक्स्ट बताइए, पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी या हड़प्पा के लिए मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया था। ए दिलमून, बी मेलुहा, सी मेगन या फिर डी फैलका। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मेलुहा शब्द का प्रयोग किया जाता था मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में हड़प्पा सभ्यता के बारे में या हड़प्पा सभ्यता के लिए। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का यानी कि जो मेलुहा के लोगों का व्यापार था ना, वह जो है 3 स्थानों से होता था। मेलुहा, दिलमुन या तिलमुन और मगन या मकन का उल्लेख किया गया था मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार के संदर्भ में 3 स्थानों का उल्लेख हुआ। एक तो मेलुहा, दूसरे दिलमुन या तिलमुन और तीसरा था मगन या मकन। ठीक है, इनमें से मेलुहा का प्रयोग सिंध प्रदेश के लिए, दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप के रूप में की गई और मगन की पहचान बलूचिस्तान के मकरान तट से की गई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मगन या मेगन या मकन जो है वह बलूचिस्तान का मकरान तट है, दिलमुन जो है वह बहरीन द्वीप के रूप में है और मेलुहा जो था वह सिंध प्रांत के लिए प्रयोग किया जाता था मेसोपोटामियाई रिकॉर्डों में। ऐसा माना जाता था कि यह 2 क्षेत्र जो हैं वह मेलुहा और मेसोपोटामियाई सभ्यताओं के बीच में पड़ते थे।
ठीक है। चलिए नेक्स्ट बता दीजिए, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थल हड़प्पा स्थल नहीं है। ऑप्शन है आपके पास ए चहुंदड़ो, बी कोटदीजी, सी सोहगौरा या फिर डी देसलपुर। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी सोहगौरा। देखिए यह चंद्रगुप्त मौर्य के काल में स्थित, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में बसाया गया एक नगर था और यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ था, ठीक है। इस कारण सोहगौरा को काफ़ी फेमस है और इस अभिलेख में अकाल से निपटने के उपायों के बारे में बताया गया था, ठीक है। किसके समय का यह अभिलेख है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय का। कहाँ से मिला है सोहगौरा अभिलेख? तो गोरखपुर से यह सोहगौरा अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है, या सोहगौरा गोरखपुर के सोहगौरा क्षेत्र से सोहगौरा अभिलेख हमको प्राप्त हुआ है। गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक है। जहाँ के इस समय वर्तमान के जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वह वहाँ के निवासी हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, और कुछ खास है नहीं इस एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। चलिए देसलपुर जान लीजिए एक बार, बार बार इसका जिक्र नहीं आता। तो देसलपुर जो है वर्तमान में भारत के कच्छ गुजरात क्षेत्र में स्थित है। बाकी सभी के बारे में हमारी बातें तो हो चुकी हैं। चौंदड़ो और कोटदीजी दोनों पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। पहला, उनके विशाल महल व मंदिर होते थे। दूसरा, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। और तीसरा, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। आपको नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही आंसर बताना है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, सी 1, 2 और 3, या फिर डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। एक के बारे में तो आपको बताया गया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 है इसका सही। अब लगा देता हूँ, ठीक। ऑप्शन नंबर बी। देखिए एक के बारे में तो आपको बताया गया था, घोड़े जब भी आएंगे तब भी आपको जो है घोड़ा या युद्ध जो भी आए आपको वह आंसर गलत मान लेना है। लोहा आपको बताया गया है। एक और जान लीजिए, मंदिर इस सभ्यता में नहीं बनाए जाते थे, ठीक है। हालांकि एक ऐसा अवशेष मिला है अफगानिस्तान के एक प्रांत से कि माना जाता है कि वह सिंधु घाटी सभ्यता का एक मंदिर रहा करता होगा या फिर वहाँ पर लोग पूजा करते होंगे, लेकिन अभी तक जो है पुरातत्वज्ञों द्वारा या फिर पूरा विशेषज्ञों द्वारा इस बात की पुष्टि नहीं की गई। तो अभी भी सामान्यतया यही माना जाता है और सभी विद्वानों का यही मत है कि उस सभ्यता के लोगों द्वारा देवताओं का पूजा पाठ तो किया जाता था, लेकिन इनके लिए विशेष मंदिरों का निर्माण या फिर विशेष निवास स्थानों का निर्माण नहीं किया जाता था, ठीक है। अब देवताओं का निवास स्थान मंदिर है ना, तो उसका निर्माण नहीं किया जाता था, ठीक है। चलिए आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कुछ बड़ा ही एक्सप्लेनेशन है ज़्यादा। देखिए देवी देवताओं की इस सभ्यता से ना बहुत सारी मृण मूर्तियाँ और धातु मूर्तियाँ तो हमको प्राप्त हुई हैं, लेकिन कहीं पर भी मंदिर का प्रमाण या मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। वहीं सुरकोटड़ा से घोड़े के साक्ष्य तो मिले और रथ का प्रमाण दैमाबाद से प्राप्त एक मूर्ति में भी मिला, ठीक है। एक मूर्ति मिली थी जो रथ की आकृति की थी, दैमाबाद से मिली थी। कहाँ था दैमाबाद? महाराष्ट्र में था ना, ठीक है। दक्षिण में था महाराष्ट्र के, वो इनाम गांव, दैमाबाद, ये सब वाले जो क्षेत्र थे ना। लेकिन तब भी सामान्यतया यही माना जाता है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उनके द्वारा युद्ध हेतु इनका प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता था, बल्कि व्यापार के लिए इस प्रकार की चीज़ों का हो सकता है प्रयोग किया जाता रहा। सुरकोटड़ा से घोड़े के अवशेषों के साथ मिले थे, ठीक है, या फिर घोड़े की अस्थियां मिली थी, ऐसे जान लीजिए। दैमाबाद से एक रथ के आकृति की मूर्ति मिली थी। देवी देवताओं की बहुत सारी मूर्तियां थी, चाहे वो मिट्टी की भी थी और धातुओं की भी बनाई हुई मिली थी, ठीक है। और इसी प्रकार जो विशाल विशाल भवन भी हमको मिले सिंधु घाटी सभ्यता से, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल आदि स्थानों से, उनके वे जो है मंदिर न होकर के सभा भवन, अन्नागार, भंडारागार और स्नानागार के रूप में मिले हैं, ठीक है। एक स्नानागार मिला है ना मोहनजोदड़ो से, खूब बड़ा सा, ठीक है। तो इस प्रकार के बड़े भवनों के साक्ष्य तो मिले, लेकिन किसी के भी मंदिर या फिर पूजन पाठ के प्रयोग के लिए प्रमाण अभी तक हमको नहीं मिला है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि जो स्नानागार था उसका उपयोग जो है वह धार्मिक अनुष्ठानों के लिए वे लोग करते थे। वास्तव में जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वे इहलोकवादी थे और उनका जो है धार्मिक दृष्टिकोण जो था वह था व्यवहारिक, ठीक है। वे प्रकृति के प्रतीकों जैसे कि मातृदेवी, पुरुष देवता, लिंग, योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु आदि की पूजा किया करते थे। और
किसी भी जगह पर्टिकुलर उनको बैठा करके उनकी पूजा नहीं करते थे। ऐसा नहीं कि वैसे हवा में रख दिया, मैम उनके लिए कुछ अलग से स्थान विशेष का निर्माण उनके द्वारा मंदिरों के रूप में नहीं किया जाता था। पशुओं के बारे में अगर जानना हो तो देखिए, पशुओं तत्कालीन समय में हाथी, बाघ, भैंस, गैंडा, घड़ियाल आदि के चित्र हमको देखने को मिले, लेकिन कहीं भी घोड़े के चित्र हमको देखने को नहीं मिले थे। ठीक है, और घोड़े की जो अस्थियां थी वह लोथल, सुरकोटडा और गालीबंगा इन स्थलों से हमको प्राप्त हुई थी, लेकिन घोड़े का उपयोग रथ को खींचने के लिए किया जाता था। इसके साक्ष्य का अभी तक अभाव है। ठीक है, यह जो है वैदिक काल की विशेषता थी कि रथों का प्रयोग किया जाने लगा था, घोड़ों का प्रयोग किया जाने लगा था रथों को खींचने के लिए। ठीक, तो वहाँ जो हमको रथ की आकृति की कहाँ पर, दैमाबाद में जो हमको रथ की आकृति की एक आकृति मिली या फिर एक खिलौना मिला या कुछ भी कह लीजिए, एक रथ की आकृति मिली, वह जो है बैलगाड़ी रूप के रूप में उसको हम लोग जानते हैं। तो बैलगाड़ी भी आ जाए तो टिक कर दीजिएगा, ये नहीं सोचे लगेगा कि रथ की आकृति नहीं है, बैलगाड़ी अलग है, रथ अलग है। ठीक, नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। दूसरा, उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, और डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। ठीक है, अभी ऊपर आपको बताया गया ना कि ये लोग इहलोकवादी थे और व्यवहारिक दृष्टिकोण था इनका धर्म को लेकर के। ठीक है, और कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, आदि चीज़ों के भी वस्त्र बनाए जाते थे। ठीक है, चलिए ये एक्सप्लेनेशन में देखेंगे तो आप और अच्छे से समझेंगे। देखिए, धार्मिक तत्व की उपस्थिति थी, परंतु धर्म का स्वरूप इहलोकवादी तथा व्यवहारिक था। पुरा स्थलों से हमको मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियाँ, मुहरों पर पत्थर निर्मित लिंग एवं योनियाँ, मृदभांड पर चित्र चिन्ह आदि से यह चीज़ें हमको पता चलती हैं कि मातृदेवी, पुरुष देवता या पशुपतिनाथ, लिंग योनि, वृक्ष प्रतीक, पशु, जल आदि की तत्कालीन समय या हड़प्पा काल में पूजा की जाती थी। मोहनजोदड़ो से एक सील पर तीन मुख वाला एक पुरुष ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ है, प्राप्त हुआ है, सील यानी मुहर पर। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर हमको एक योगी की मूर्ति या योगी की आकृति मिली है, जो कि जिसके कि तीन मुख हैं। ठीक है, इसके बारे में अभी एक अलग से प्रश्न भी आएगा आपके पास। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। और हड़प्पा से हमको एक मूर्ति मिली जो कि एक स्त्री है, मान लीजिए कि यह कोई स्त्री है, तो इसके गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया, जिसको कि उर्वरता की देवी कहा गया या फिर धरती माता कहा गया। ठीक है, धरती माता कहा गया। और बात करें अगर कपड़ों के बारे में तो देखिए, मेहरगढ़ से हमको कपास के साथ से प्राप्त हुए, और इससे यह पता चला कि सैंधव काल में कपास की खेती की जाती थी तथा उसका उपयोग कपड़ा निर्माण के लिए किया जाता था। मेहरगढ़ से हमको कपास का साक्ष्य मिला, यह ध्यान रखिएगा। ठीक है, और कपास का उपयोग कपड़े के निर्माण के लिए किया जाता था। ठीक है, इसीलिए इसका नाम सिंडन पड़ा था सैंधव सभ्यता के कारण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अभी आगे आएगा फिर देख लेंगे और अच्छे से। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह नगरीय संस्कृति थी। दूसरा, इनकी लिपि चित्रात्मक या पिक्टोग्राफिक थी। तीसरा, इन लोगों ने मापन प्रणाली का विकास किया था। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल एक और दो, बी केवल एक और तीन, सी केवल एक और डी एक दो तीन। चल देखिए, सारे के सारे कथन सही हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, नगरीय संस्कृति आपको कई बार बताया गया है, लिपि के बारे में भी आपको बता दिया गया है। अब बात करते हैं इनके माप तोल के बारे में। माप तोल की चीज़ों को देखिए, 16 के गुणकों में रखते थे अपने। ठीक है, 16 दूना 32, 64, मतलब 16 से विभाजित संख्याओं के आधार पर इनके जो है माप तोल के बटकरे हुआ करते थे, या 16 के आवर्तकों में हुआ करते थे, जैसे 16, 64, 160, 32, 640 आदि। ठीक है, इसके अलावा दशमलव की पद्धति से भी यह लोग भिज्ञ थे, जानकारी थी इनको। ठीक है, दशमलव प्रणाली का विकास भी इनके द्वारा किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन
असत्य है। पहला, ए, इस संस्कृति के लोगों ने सबसे पहले कपास का उत्पादन किया था। बी, इस काल के लोगों ने लोहे के औजारों का उपयोग किया था। सी, इस काल के लोग तिल और सरसों का उत्पादन करते थे। और डी, कालीबंगा में जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए। बताइए कौन सा कथन असत्य है। बस सिंपल है, लोहे को आप लोग पकड़ के रखिए। यही ये 2-3 चीजें हैं, मंदिर हो गया, लोहा हो गया, और एक चीज क्या हो गई बताइए, ध्यान कीजिए, अच्छे से ध्यान कीजिए, वहीं से आपको कंफ्यूज किया जाता है। एकदम कंठस्थ करके रख लीजिए, मंदिर, लोहा और एक वो चीज़, वो क्या, वो कमेंट बॉक्स में आप बताइए। ठीक है, घोड़ा या युद्ध, दिमाग में इसको एकदम बसा के रख लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित प्रश्न बहुत ही मुश्किल है आपसे गलत हो। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ कपास के बारे में मैंने कहा था आगे बात होगी, तो देखिए बताया गया। देखिए, पत्थर और कांसे के बने औजारों का इनके द्वारा प्रयोग किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के लोगों द्वारा। अब कुछ फसलों के नाम जान लीजिए आप। देखिए, गेहूँ, जौ, राई, मटर, और बनावली से जौ का पूरा अवशेष हो गया। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साथ तिल, सरसों। ठीक है, क्या क्या हो गया, गेहूँ, जौ, राई, मटर और बनावली से जौ का अवशेष, और तिल और सरसों का उत्पादन, कालीबंगा से जुते हुए खेत, ये सारी चीज़ें तो हो गई। चावल का भी उत्पादन इनके द्वारा किया जाता था, हालांकि भारी मात्रा में नहीं किया जाता था। ठीक है, अब देखिए, कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु क्षेत्र में होने के कारण जो यूनानी लोग थे ना, इन्होंने इसे सिंडन कहा था। ठीक है, सिंधु से सिंडन आ गया था, कुछ विशेष नहीं है। सिंधु से कपास को सिंडन कहा जाने लगा, सिंधु के ही अपरिष्कृत रूप में या फिर परिवर्तित रूप में आप कह सकते हैं। सिंधु से सिंडन हुआ, और सबसे पहले कपास का उत्पादन जो है वह सैंधव क्षेत्र में ही हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए, पशुपति इस काल का महत्वपूर्ण देवता था। इस काल के लोग कांसा निर्माण विधि जानते थे। तीसरा, यह संस्कृति अश्व केंद्रित थी। आपको बताना है नीचे कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर कौन सा है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 1 और 2, और डी 1, 2 और 3। बहुत आसान है, कई बार हमारी बात हुई है, आप आसानी से इसको कर लेंगे। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 1 और 2 सही है। अश्व केंद्रित यानी घोड़े की बात कहीं हुई ही नहीं है। पहले ही कहा ना, लोहा, मंदिर, घोड़ा या युद्ध, बिल्कुल आपको काट देना है। ठीक है, हालांकि घोड़े की अस्थियों के अवशेष हमको मिले हैं लोथल, कालीबंगा और एक जगह और से। कहाँ से, सुरकोटड़ा, सुत कांगने डोर से। चल देखिए, हड़प्पा संस्कृति में पशुपति जो है एक महत्वपूर्ण देवता थे। इनकी एक मुहर भी हमको प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। ठीक है, जिसमें यह पद्मासन अथवा पालथी मारे हुए मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, पद्मासन या पालथी अथवा योग मुद्रा में बैठे हुए हैं। ठीक है, और इनके चारों ओर एक हाथी, एक बाघ, एक गैंडा मुहर पर अंकित है। ठीक है, और इसी को पशुपति महादेव कहा गया है। चलिए, ये लोग कांसे के निर्माण के प्रयोग से भलीभांति परिचित थे, और धातु शिल्पियों द्वारा कांसे का निर्माण तांबे में टिन को मिला करके किया जाता था। कैसे किया जाता था कांसे का निर्माण, तांबे में टिन को मिला करके। ठीक, हड़प्पा जो संस्कृति वह अश्व केंद्रित नहीं थी। वैदिक काल में आर्यों द्वारा घोड़े का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाने लगा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति में व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस संस्कृति में व्यापार बड़े पैमाने पर होता था। दूसरा, इस काल में व्यापार के लिए धातु की मुहरों का प्रयोग किया जाता था। आपको बताना है उपयुक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
देखिए यहाँ पर दूसरा गलत क्यों हो गया, व्यापार तो किया जाता था आपको भी पता है, लेकिन मुहरों का प्रयोग भी किया जाता था, यह भी आपको पता है, लेकिन धातु की मुहरों का प्रयोग व्यापार के लिए बिल्कुल नहीं होता था। व्यापार वह पूरी तरीके से वस्तु विनिमय पर ही आधारित था। मुद्राओं का प्रयोग तो बहुत बाद में होना शुरू हुआ था ना। देखिए हड़प्पा संस्कृति के लोगों में जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। इसकी पुष्टि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज के बड़े बड़े धान्य कोठारों अथवा अन्नागारों से हुई। ठीक है, भाषा थोड़ी इधर उधर ये लोग कर देते हैं बुक में लिखने के लिए। ठीक, बड़े बड़े अन्नागारों से हुई। ठीक है, और एक बड़े भूभाग में ढेर सारी मिट्टी की मुहरें और मानकीकृत माप तौल के अस्तित्व से भी ऐसी पुष्टि होती है। ठीक, देखिए इस काल के लोग व्यापार के लिए धातु के एक सेकंड यहाँ देखिए, यहाँ चीज़ें बात को थोड़ा सा घुमा करके समझाया गया है कि जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल में अनाज के बड़े कोठार थे, उससे इस बात की पुष्टि नहीं हुई कि ये लोग व्यापारी थे, बल्कि इस बात की पुष्टि ऐसे हुई कि ये लोग बड़े स्तर के व्यापारी थे, क्योंकि एक बड़े भूभाग पर ढेर सारी हमको मिट्टी की मुहरें और मानकीकृत यानी कि उचित तरीके से बनाए हुए, माप तौल करके बनाए हुए माप तौल वाले बटकरे हमको प्राप्त हुए। ठीक है, इनके अस्तित्व से पता चला कि ये लोग वस्त्र व्यापार करते थे या बहुत बड़े व्यापारी थे। और इस काल के लोगों द्वारा जो है व्यापार के लिए धातु के सिक्कों का प्रयोग नहीं किया जाता था, बल्कि आदान प्रदान वस्तु विनिमय द्वारा वे लोग करते थे और मिट्टी की मुहरों का उपयोग करते थे, न कि धातु के सिक्के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। थोड़ा सा कभी कभी इधर उधर हो जाता है। यहाँ बताइए, हड़प्पा संस्कृति की धार्मिक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, इस संस्कृति के लोग मातृदेवी की पूजा करते थे। बी, इस संस्कृति में वृक्ष और पशु पूजा का प्रचलन था। सी, इस काल में पूजा अर्चना के लिए मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। और डी, इस काल के लोग अनिष्ट से बचने के लिए ताबीज पहनते थे। आपको बताना है कि कौन सा विकल्प या कौन सा कथन सही नहीं है। सिंपल है, मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कुछ ऐसा तो नहीं है ना। देखिए तत्कालीन समय की जो मिस्र और मेसोपोटामियाई सभ्यता थी ना, वहाँ पर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया जाता था। ऐसा नहीं कि कहीं नहीं करवाया जाता था। मिस्र और मेसोपोटामिया में देवी देवताओं के लिए मंदिर बनवाए जाते थे, जबकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता था, या फिर मेलुहा के लोगों द्वारा जो है ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता था। व्यापारी थे, मस्त अपना व्यापार करते थे। ठीक, इन सब के बारे में तो बात हुई है। उर्वरता की देवी के बारे में जो हड़प्पा से मिला था हमको। ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए कि सिंधु क्षेत्र के लोग वृक्ष व पशु की पूजा करते थे, और इनमें सबसे ज़्यादा महत्व वाला एक सींग वाला यूनिकॉर्न था, जो कि गैंडा भी हो सकता है। ठीक है, यानी गैंडा महत्वपूर्ण था, या फिर इसको यूनिकॉर्न भी कहा जाता है, एक सींग वाला था। ठीक, इसके बाद कुबड़ वाले बैल की भी पूजा की जाती थी। हड़प्पा संस्कृति लोग भूत प्रेत में विश्वास करते थे, और उन अनिष्टों से बचने के लिए इनके द्वारा ताबीज जो है वह धारित अथवा उनका धारण किया जाता था। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला, इस संस्कृति का उदय भारतीय उपमहादेश के पश्चिमोत्तर भाग में हुआ, यहीं से इसका विस्तार दक्षिण और पूरब की ओर हुआ। दूसरा, हड़प्पा संस्कृति का नाम इसके हड़प्पा नामक नदी के किनारे स्थित होने के कारण पड़ा। तीसरा, धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं, प्राक हड़प्पा यानी हड़प्पा के पहले, हड़प्पा कालीन यानी कि हड़प्पा के समय से, उत्तर हड़प्पा यानी कि हड़प्पा के बाद की भी। ठीक है, तो अब बताइए, धौलावीरा और राखीगढ़ी में हड़प्पा संस्कृति की तीनों अवस्थाएं मिलती हैं। आपको बताना है नीचे कूट का प्रयोग करते हुए कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, या फिर डी 1, 2 और 3। चलिए, सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हड़प्पा नामक नदी के किनारे नहीं, सिंधु नदी के किनारे था। हड़प्पा नाम इसका इस वजह से पड़ गया था क्योंकि सबसे पहले इस संस्कृति यानी कि सैंधव संस्कृति में सबसे पहले खोज की गई थी वर्ष 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की राखलदास बनर्जी जी के द्वारा उसका उत्खनन करवाया गया था। ठीक है, इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ गया था। ठीक है,
बाकी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है, कहाँ कहाँ से कैसे कैसे इसका विस्तार था। चलिए एक बार और बता देता हूँ। देखिए, यह संस्कृति यानी हड़प्पा संस्कृति पश्चिमोत्तर भारतीय उपमहाद्वीप से उदित होकर के दक्षिण और पूर्व की ओर फैली थी। ठीक है, इसका विस्तार कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक, ध्यान रखिएगा, दक्षिण में नर्मदा नदी के मुहाने तक था। ठीक है, और पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान समुद्र तट से लेकर के पूर्व में आलमगीरपुर मेरठ तक था। ठीक, इस संस्कृत के परिपक्व अवस्था वाले नगरों में से धौलावीरा जो कि गुजरात के कच्छ क्षेत्र में अवस्थित है तथा राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में घग्गर नदी पर स्थित है, तो इन दोनों नगरों से प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन अवस्थाएं हमको देखने को मिली थी या मिलती हैं। चलिए, नीचे 2 सूचियाँ दी हुई हैं, इनको आपको सुमेलित करवाना है। वीडियो को पॉज करके सूचियों को सुमेलित करवाइए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके सूचियों को सही से सुमेलित करवा दिया होगा, तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4, 1, 2, 3। ठीक है, रंगपुर कहाँ है? रंगपुर है गुजरात में। कालीबंगा कहाँ है? कालीबंगा है आपका राजस्थान में। राखीगढ़ी कहाँ है? राखीगढ़ी है आपका हरियाणा के हिसार क्षेत्र में। और सबसे अंत में मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, रंगपुर गुजरात में, कालीबंगा राजस्थान, राखीगढ़ी हरियाणा और मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है पाकिस्तान के। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, मोहरे इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियाँ हैं। दूसरा, यह मुख्यतः वाणिज्यिक संस्कृति थी। तीसरा, यह संस्कृति प्रस्तर शिल्प में भी उतनी ही विकसित थी जितनी धातु शिल्प में। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3 या डी 1, 2 और 3। आप विचार करते रहिए, मैं पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केवल 1 और 2। देखिए, प्रस्तर शिल्प इस सभ्यता में थी, यानी कि प्रस्तर यानी कि पत्थर। ठीक है, पत्थरों के शिल्प और कलाकृतियाँ तो बनाई जाती थी, लेकिन ये उतनी महान या फिर उतनी श्रेष्ठ कलाकृतियाँ नहीं थी जैसे कि मिस्र और मेसोपोटामियाई सभ्यताओं में हमको देखने को मिलता है। जैसे आज भी आप देखते होंगे प्राचीन क्या कहते हैं, हॉलीवुड के कुछ प्राचीन फिल्मों को, तो आप देखते होंगे कि वहाँ पर पत्थर की बड़े बड़े मूर्तियाँ या फिर बड़े बड़े आकृतियाँ हमको देखने को मिलती हैं। तो इस चीज़ का जो है हड़प्पा काल में अभाव देखने को मिला। हालांकि धातु की मूर्तियाँ या धातु की खूबसूरत मूर्तियाँ इस काल में बनाई गई, जिनमें प्रमुखतया और सर्वश्रेष्ठ जो कलाकृति थी वह थी हड़प्पा से मिली हुई नर्तकी की कांसे की प्रतिमा। बात करें अगर मुहरों की, तो अब तक जो है सिंधु घाटी सभ्यता से लगभग 2000 मुहरें अथवा सीलें प्राप्त हुई हैं और यह इस संस्कृति की सर्वोत्तम कलाकृतियों में से एक थी। ये 2000 जो लगभग मिली, क्योंकि इन सभी सीलों पर लगभग सभी सील या फिर मुहरों पर जो है नाना प्रकार की आकृतियाँ देखने को मिली, जैसे कि एक सिंगी जानवर यानी कि यूनिकॉर्न, या गैंडा, भैंस, बाघ, बकरी, या फिर योगासन मुद्रा में एक योग करते हुए किसी योगी की आकृति आदि चीज़ें हमें देखने को मिली। ठीक है, इनके जीवन में व्यापार का महत्व तो था ही, इस बारे में तुम्हारी बात हो चुकी है कि सिंधु घाटी सभ्यता में युद्ध जो है वह नहीं था, ये लोग शांतिप्रिय और व्यापारी लोग थे। ठीक है, तो इस कारण अस्त्र शस्त्र का अभाव भी इस सभ्यता में हमको देखने को मिला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति समकालीन पश्चिम एशिया की संस्कृति से भिन्न थी क्योंकि ए, इनके पास नगर योजना की ग्रिड या जाल पद्धति थी, बी, इनकी लिपि भाव चित्रात्मक थी, और सी, इनकी जल निकास प्रणाली विशिष्ट प्रकार की थी, अन्यथा डी, उपयुक्त सभी। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, सभी जगहों देखिए नगरीय सभ्यता सिर्फ और सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता में हमको देखने को मिलती है, तत्कालीन समय से लेकर के दूसरी तीसरी शताब्दी तक। ठीक है, इसके अलावा इनकी नगर योजना कैसी थी, तो वह ग्रिड के आकार की थी, यानी कि मुख्य सड़क ऐसे हुआ करती थी, फिर इससे सटती हुई इस पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए गलियां हुआ करती थी। घरों के जो मकान थे या फिर घरों के जो मुख्य द्वार थे वह गलियों में खुलते थे, ना कि सड़कों पर, सिवाय एक जगह को छोड़ करके। इसके अलावा जो नगर थे वह भी विभिन्न भागों में विभाजित थे, जैसे कि कोई शहर 3 भाग में विभाजित था तो कोई 2 भाग में। वैसे सामान्यतः जो शहरों का विभाजन था वह
दो पार्ट में ही था, एक अपर सिटी होता कहा गया एक को, और एक को कहा गया लोअर सिटी। और किलेबंदी भी होती थी, यानी कि चारों तरफ चार दीवारी भी बनाई गई थी नगरों के चारों ओर। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या कहा गया। देखिए, मिस्र और मेसोपोटामियाई नगर जो है वह बेतरतीब बढ़ते जाने की प्रवृत्ति जैसे वर्तमान आजकल के नगर हो गए हैं। कहीं पर कुछ भी लोग घर बना करके बसना शुरू हो जा रहे हैं। ठीक है, जबकि क्या कहते हैं, हमारी ही प्राचीन सभ्यता में ऐसी कोई भी बात नहीं थी। पूरी तरीके से योजना बना करके ही नगरों को बसाया गया था। नेक्स्ट, लिपि के बारे में हमारी बात हो चुकी है। चित्रात्मक लिपि थी और मिस्र और मेसोपोटामियाई लिपियों से इनकी कोई भी समानता नहीं थी। ठीक है, पश्चिम की जब भी बात होगी पश्चिम सभ्यता की, तो मिस्र और मेसोपोटामियाई सभ्यता की बात होती है। वहीं आगे देखते हैं क्या है, तो मुहरे और मृदभांडों में जो है स्थानीय पशुमंडल का क्या कहते हैं, स्थानीय पशुमंडल की आकृतियां बनाई गई। ठीक है, ऐसा नहीं कि कहीं के भी पशुओं को बना दिया गया। जो पक्षी स्थानीय रूप से देखे जाते थे उनकी ही आकृतियों को मुहरों पर आदि जगहों पर या फिर मिट्टी के बर्तनों आदि पर बनाया गया था। ठीक है, मकान इनके सामान्यतः आयताकार होते थे, जिनके अंतर्गत पक्के स्नानागार सीढ़ीदार कुएं संलग्न रहते थे, जबकि पश्चिम एशियाई नगरों में इस प्रकार की कोई भी प्रणाली नहीं थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह संस्कृति कांस्य युगीन थी, इसलिए ज़्यादातर औजार कांसे के बने होते थे। दूसरा, लोथल हड़प्पा संस्कृति का एक बंदरगाह नगर था। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, केवल और केवल दो कथन सही। हालांकि देखिए, हड़प्पा संस्कृति जो थी ना वह कांस्य युगीन तो थी, लेकिन जो ज़्यादातर औजार थे वह कांसे के नहीं बनते थे। ज़्यादातर जो औजार थे वह पत्थर के ही तब भी बनते थे। ठीक है, चलिए, बाकी लोथल के बारे में हमारी बात हुई है। ये लोथल जो है वह गुजरात के खंभात के खाड़ी में स्थित एक बंदरगाह नगर था, जहाँ से विभिन्न देशों की मुहरें भी हमको मिलती हैं, जैसे कि फारस वगैरह की मुहरें यहाँ से हमको प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है। ए, इस काल में खेती करने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। बी, इस काल में सिंचाई नहरों से की जाती थी। सी, मोहनजोदड़ो में बुने हुए सूती कपड़े के टुकड़े का अवशेष मिला है। या डी, इस संस्कृति में नगर निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। इस काल में सिंचाई के लिए नहरों का उपयोग नहीं किया जाता था। ठीक है, हालांकि कुछ जगहों से, जैसे कि अफगानिस्तान के एक क्षेत्र से हमको ऐसा मिला कि जैसे कुछ नदियां हैं या फिर कुछ तालाब है, इनको नालियों के माध्यम से जोड़ा गया, लेकिन इन नालियों को नहर नहीं कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए, हल की आकृति हमको बनावली से मिली ही है। ठीक है, और हल से जुते हुए खेतों के निशान हमको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जुते हुए खेतों के साथ जो कि हल से जोते गए थे वह राजस्थान स्थित कालीबंगा क्षेत्र से हमको प्राप्त हुए थे। आइए देखिए, ऊपर बात करते हैं पहले नहरों के बारे में। ठीक है, नालों को बांधों से घेर कर जलाशय बनाने की परिपाटी बलूचिस्तान और अफगानिस्तान क्षेत्रों में पाई जाती थी, परंतु नहरों और नालों से सिंचाई का चलन नहीं था। ठीक है, परंपरा ऐसी नहीं थी। पकी हुई इट्टी का इस्तेमाल होता था इस सभ्यता में। और मिस्र के समकालीन भवनें, देखिए, हड़प्पा नगरों में पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल होता था, जबकि मिस्र के उसी समय के भवनों में धूप से सुखाई गई ईंटों का ही प्रयोग होता था। वहीं मोहनजोदड़ो से बुने हुए सूती कपड़ों के अवशेष भी हमको मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसका क्षेत्र समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की संस्कृतियों से बड़ा था। दूसरा, सुरकोटडा इस संस्कृति का समुद्र तटीय नगर था। और तीसरा, इस संस्कृति के महत्वपूर्ण नगर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ते हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल तीन, या फिर डी एक, दो और तीन।
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तीन के तीनों ही कथन सही हैं। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दोनों ही पाकिस्तान में हैं। सुरकोटडा की आपको लोकेशन बताई गई थी, बलूचिस्तान के आसपास यह आपको देखने को मिलेगा। बलूचिस्तान के मकरान तट के आसपास यह आपको देखने को मिलेगा और यह समुद्र तटीय नगर था। ठीक है, और यह भी, इसके बारे में भी हमारी बात हो चुकी है कि मिस्र और मेसोपोटामियाई जो सभ्यताएं थी उनका आकार हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के आकार से छोटा था। ठीक है, चल इस सभ्यता के आकार के बारे में बात करें, अगर क्षेत्रफल के बारे में कुल बात करें तो लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी और इसका क्षेत्र ईसा पूर्व तीसरी और दूसरी सहस्राब्दियों में भी संसार की सभी संस्कृतियों से बड़ा था। इसका विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आता था, अथवा यूं कहें कि गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सीमांत भागों तक इसका विस्तार था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के परिपक्व अवस्था वाले नगरों में सुतकागनेडोर, सुरकोटडा यह दोनों ही समुद्र तटीय नगर थे और इस संस्कृति में 7 नगरों को ही परिपक्व अवस्था वाला नगर कहा जाता है। ठीक है, 7 नगरों को ही केवल परिपक्व अवस्था वाला नगर कहा जाता है। ठीक है, जिनमें से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में अवस्थित हैं, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। मोहनजोदड़ो यानी कि मृतकों का टीला या फिर इसको प्रेतों का टीला भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा संस्कृति में वर्ग व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। दूसरा, लिंग पूजा का प्रचलन हड़प्पा काल से शुरू हुआ था। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, या डी न तो 1 न ही 2। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 2 के दोनों ही कथन सही हैं। लिंग और योनि की पूजा की बात हमने कई बार की है और चूंकि यह प्राचीनतम सभ्यता है हमारी, तो आप सीधे सीधे ऐसा कह सकते हैं कि लिंग पूजा का प्रचलन जो है वह हड़प्पा काल में ही शुरू हुआ था। वर्ग व्यवस्था के चिन्ह किस प्रकार से दिखाई देते हैं, जैसे कि यह सिटी बन गई, यह अपर सिटी हो गई और यह हिस्सा हो गया लोअर सिटी का, और इन अपर और लोअर सिटी में भी मकानों के विभिन्न प्रकार के आकार हमको देखने को मिले। अपर सिटी को तो हटा दीजिए, यहाँ पर शासक वर्ग रहता था। लोअर सिटी में जब हम देखते हैं तो मकानों के भी विभिन्न आकार देखने को मिलते हैं, जैसे कि जो आयताकार मकान थे वह बड़े बड़े या फिर मध्यम वर्गीय लोगों के मकान थे और गोलाकार मकान कर्मचारियों या फिर शिल्पकारों अथवा कामगारों के हुआ करते थे। इस प्रकार मकानों के आकार और प्रकार के हिसाब से हम यह अंदाज़ा लगाते हैं, या फिर ऐसा हम विद्वानों द्वारा माना गया कि वर्ग व्यवस्था उस समय में भी बनी हुई थी। ठीक है, चलिए आइए एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। देखिए, शासक लोग नगरों के दुर्ग में रहते थे। सामान्य वर्ग और समाज जो है वह शासक और सामान्य वर्गों में बटा हुआ था। शासक लोग नगरों के दुर्ग में रहते थे। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक निम्न स्तर का शहर था जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। लिंग पूजा के बारे में हमारी बात हो चुकी है। उनमें से हड़प्पा में पत्थर से बने एक लिंग के अनेक प्रतीक हमको मिले हैं, यह थोड़ा ध्यान दीजिए। वैसे कुछ ऐसा विशेष नहीं है, क्योंकि कई जगहों से हमको लिंग के आकार के पत्थर देखने को प्राप्त मिले हैं अथवा प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ए, इस काल के लोग चावल का उत्पादन करते थे। बी, उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। और सी, इस काल में शिल्प कला उन्नत थी जिससे ये मृदभांड को चिकने और चमकीले बनाते थे। और डी, इस काल में मध्य एशिया से व्यापार करने के लिए उत्तरी अफगानिस्तान में बस्ती स्थापित की गई थी। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। चलिए, सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, उत्तर हड़प्पा काल में अग्नि पूजा की परंपरा चली, इसके लिए मंदिरों का निर्माण किया गया था। बस पकड़ लिया आपने, लोहा मंदिर घोड़ा युद्ध, है कि नहीं। चलिए आइए थोड़ी सी इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करते हैं। थोड़ा सा चावल का उत्पादन यहाँ पर आप लोगों के लिए हो सकता है नया हो, लेकिन पहले ही आपको बताया गया है इसी लेक्चर में। ठीक है, तो देखिए, उत्तर हड़प्पा काल के गुजरात के लोथल में, ठीक है, उत्तर हड़प्पा काल में गुजरात के लोथल में अग्नि पूजा की परंपरा चली थी, लेकिन इसके लिए मंदिरों का उपयोग नहीं होता था। ठीक है, मिस्र और मेसोपोटामिया के नितांत विपरीत किसी भी हड़प्पाई स्थल से मंदिर नहीं पाया गया है। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं।
यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस संस्कृत को मेलुहा नाम से जाना जाता था? ए मिस्र, बी मेसोपोटामिया, सी सिंधु या फिर डी सुमेरिया। चलिए सीधा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को मेलुहा बोला जाता था या सिंधु संस्कृत को ही मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा कहा गया। ठीक है, मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों की बात की गई और बताया गया कि मेलुहा और मेसोपोटामिया के बीच में दो व्यापारिक नगर थे या फिर क्षेत्र केंद्र थे जिनको दिलमन और माकन कहा गया। माकन कौन सा क्षेत्र हुआ करता था बताइए जरा तो? माकन बोला जाता था आपके, याद कीजिए। चलिए ऐसा करते हैं, आपके लिए कमेंट बॉक्स में छोड़ देते हैं क्योंकि अभी ठीक कुछ देर पहले ही करवाया गया है, ज़्यादा देर पहले नहीं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिएगा। माकन और दिलमन ये दो व्यापारिक केंद्र पड़ते थे मेसोपोटामिया और मेलुहा या फिर सिंधु संस्कृति अथवा सिंधु घाटी सभ्यता के बीच में। ठीक है, आपको कमेंट में सिर्फ इतना बताना है कि दिलमन और माकन के क्षेत्रों का वर्तमान नाम या फिर वर्तमान अवस्थिति कहाँ पर है। नेक्स्ट, हड़प्पाई नगरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, कालीबंगा में हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पा कालीन दोनों अवस्थाएं देखने को मिलती हैं। दूसरा, हड़प्पा नगर में विशाल स्नानागार मिला है। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन है ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, केवल और केवल पहला कथन सही है। ठीक है, कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान के गंगानगर जिले में अवस्थित है जो कि घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है, इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन अवस्थाएं हमको देखने को मिली हैं। ठीक है, जो क्लब की जो विशाल स्नानागार था वह मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल था और इसका जलाशय यानी कि जो स्विमिंग पूल था वह दुर्ग या फिर टीले के अंदर था। ठीक है, और यह स्नानागार जो है वह ईंटों के स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, यहाँ पूछा जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला, यह संस्कृति मातृसत्तात्मक नहीं थी। दूसरा, इस संस्कृति में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला जानवर या यूनिकॉर्न था। तीसरा, सिंधु प्रदेश में टेराकोटा आग से पकी मिट्टी। ठीक है, टेराकोटा किसको बोला जाता है? जो मिट्टी को आग में पका दिया जाता है तो उसको बोला जाता है कि यह टेराकोटा की आकृतियाँ हो गई। ठीक है, मिट्टी की कोई कच्ची मिट्टी की आकृति बनाई गई, उसको आग में पका करके पक्का कर दिया गया। ठीक है, मिट्टी को पका दिया गया आग में तो उसको टेराकोटा कहा जाता है। सामान्य भाषा में आप यह समझिए कि मूर्तियाँ जो थी वह फिंगरिंग कहलाती थी। जब आग में उस टेराकोटा की मूर्तियों को पका दिया जाता था तो उनको फिंगरिंग कहा जाता था। ठीक है, अभी फिलहाल देखिए, अभी प्रश्न है। ठीक है, चौथा, इस संस्कृत में सोना चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने के लिए होता था। आपको बताना है कि कौन सा कथन असत्य है। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी जो सभ्यता थी ना वह मातृ सत्तात्मक थी। परिवार में जो श्रेष्ठ होता था वह माता को माना जाता था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमको हड़प्पा संस्कृति से मातृदेवी की पूजा तथा मुहरों पर भी मातृदेवी के अनेकों चित्र मिले हैं। ठीक है, इसलिए ऐसा माना जाता है जो हड़प्पा समाज था वह संभवतः मातृसत्तात्मक समाज था। यूनिकॉर्न के बारे में बात हो चुकी है। यूनिकॉर्न जो है वह सर्वाधिक महत्वपूर्ण जानवर था और उसके बाद कुबड़ वाले सांड या बैल का महत्व था। टेराकोटा के बारे में भी ऊपर ही आपको बताया गया कि कच्ची मिट्टी की मूर्तियाँ जो कि टेराकोटा थी उनको जब आग में पका दिया जाता था तो उसके बाद उनको फिंगरिंग कहा जाता था। क्या कहा जाता था? फिंगरिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और सहायक नदियों के क्षेत्र में हुआ था। दूसरा, मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। तीसरा, मेसोपोटामियाई सभ्यता दजला फरात नदी के क्षेत्र में विकसित हुई थी। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। कूट है आपके पास ए केवल एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी ए केवल एक और तीन, या डी एक दो और तीन।
सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। तीन के तीनों ही कथन सही हैं। हड़प्पा संस्कृति का विकास सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर हुआ। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, यह भी आप जानते रहिए, ठीक है। और मेसोपोटामिया सभ्यता वह दजला फरात नदी के क्षेत्र में विकसित हुई। जरा दजला फरात की लोकेशन अपने मैप में देख करके कमेंट में डाल करके बताइए तो किधर है। थोड़ा थोड़ा मैपिंग करते चलिए। नेक्स्ट, हालांकि आपको करवाया जाएगा। हड़प्पा संस्कृति देखिए सिंधु क्षेत्र में विकसित होने के कारण इसका नाम सिंधु सभ्यता हो गया था और सबसे पहले हड़प्पा स्थल की खोज भी हुई इस संस्कृति के, तो इसीलिए इस संस्कृति को एक अन्य नाम हड़प्पा संस्कृति के नाम से भी या हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी या हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया गया। मिस्र सभ्यता नील नदी के किनारे विकसित हुई। नील नदी को मिस्र के लोग आइसिस देवी मान करके पूजा करते थे उस समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि उत्तर हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस संस्कृति में शैलीगत एकरूपता समाप्त हो गई और शैली में भारी विविधता आ गई थी। दूसरा, इस संस्कृति में पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन आपके पास ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या डी न तो एक न ही दो। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन सही हैं। शैलियों के बारे में भी हमारी बात हो चुकी है। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है वह सुव्यवस्थित नगर निवेशी व्यापक ईंट संरचनाएं, हड़प्पा संस्कृति के सुव्यवस्थित नगर निवेश व्यापक ईंट संरचनाएं, लिखने की कला, मानक बाट माप, दुर्ग नगर, कांसे के औजारों का इस्तेमाल, काले रंग के मृदभांड, ये ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, काले रंग के मृदभांड से लेकर के चित्रित लाल मृदभांड के निर्माण तक जो है शैली के निर्माण तक की चीज़ें हमको प्राप्त हुई थी, ठीक है। और इस कारण जो है इसमें शैलीगत एक रूपता समाप्त हो गई थी और शैलियों में विविधता भी आ गई थी। क्यों? क्योंकि कई मृदभांडों में कई प्रकार की शैलियाँ बनाई गई, कई चित्र बना करके उनके माध्यम से कुछ कहने का प्रयास किया गया। बाट माप की अलग शैली हुआ करती थी, दुर्गों के संबंध में अलग प्रकार की शैलियों का उपयोग किया गया, औजारों के संबंध में कुछ अलग प्रयोग किया गया, ठीक है। देखिए जो हड़प्पा सभ्यता संस्कृति थी वह मूलतः तो ताम्र पाषाणिक थी, यानी कि तांबा और पत्थर, ठीक, जिसमें पत्थर और तांबे के औजारों का उपयोग होता था। कांस्य युगीन यह सभ्यता थी, यह भी ध्यान रखिएगा, अपना दिमाग से उतार मत दीजिएगा ताम्र पाषाणिक के चक्कर में कांस्य युगीन। तांबे में टिन को मिला करके कांसे बनाना हड़प्पा सभ्यता के लोग जानते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और इस लेक्चर का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। 30 प्रश्न का ही हम लोग लेक्चर रखने का प्रयास करेंगे क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत हो रहा है, लेक्चर काफ़ी बड़ी बन गई है। हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातत्वविदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है। पहला, वस्तुओं की विशिष्ट शैली। दूसरा, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबद्धता। तीसरा, विशेष कालखंड से संबंध होना। नीचे कूट की सहायता से आपको सही उत्तर को चुनना है। ऑप्शन है आपके पास ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, या डी 1, 2 और 3। चलिए सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। देखिए किसी भी संस्कृति को पुरातत्ववेत्ता संस्कृति इन्हीं 3 आधारों पर कहते हैं। पहली, वस्तुओं की विशिष्ट शैली, उनका किसी एक ही विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंध होना, और संबद्ध होने के साथ साथ उन वस्तुओं का कालखंड भी समय से एक ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कुछ इस काल की कुछ उस काल की, ठीक है। इन्हीं आधारों पर किसी सभ्यता या किसी भी स्थल को सभ्यता अथवा संस्कृति कहा जाता है पुरातत्वविदों के द्वारा। आइए एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातत्वविद संस्कृत शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड के से संबद्ध पाए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और अपने सुझावों को कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। धन्यवाद।